हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें आज हमारा 12वां सेशन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, एक महान क्रांति के बारे में। तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में और 1857 के विद्रोह में जो गतिविधियां हुई, जो केंद्र रहे, प्रमुख नेतृत्व करता रहे और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन किया, इसका अंत किया, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इस विद्रोह के परिणामों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण तो कि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, तो ये असफल क्यों हुआ, और दूसरा कि इस विद्रोह के परिणाम क्या रहे। इतना बड़ा विद्रोह था, इतनी बड़ी क्रांति थी, तो इसके परिणाम भी काफ़ी बड़े रहे हैं। तो हम लोग आज इस विद्रोह के परिणामों के बारे में, कारणों को तो हम लोग देख चुके हैं और इसके असफल होने के कारणों को देखेंगे। तो आज ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। सभी लोग, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अटेंडेंस ले लें एक बार सभी की। आ गए सभी लोग, या दिवाली की साफ सफाई में बिजी हो भाई। दिवाली तो मनाना ही है, त्यौहार तो सेलिब्रेट करने के लिए ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूलिएगा कि जब तक कुछ बन नहीं जाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा सेलिब्रेशन का। जिस दिन कुछ बन जाओगे, जिस दिन अपने सपने पूरे कर लोगे, उस दिन दिवाली मनाने में और मज़ा आएगा, बल्कि हर दिन दिवाली की तरह फील होगा आपको। चलिए ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दें। आपने सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। जितने भी आपके साथी, सहपाठी, जो भी लोग हैं, आपके मित्र, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इस सेशन को, इस सीरीज़ को शेयर कीजिए। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर एक बच्चा भी 3 से 4 लोगों के साथ इस सेशन को शेयर करता है, 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर करता है, तो धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ेंगे और इससे हम सभी को फ़ायदा होगा। तो ये सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना है। और इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। ये रहा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से चैनल बना हुआ है। कल तक जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया है उस सभी का पीडीएफ, आपके पिछले 10वें और 11वें सेशन तक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जाइए और जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह के हमारे आज के टॉपिक के बारे में कि ये विद्रोह असफल क्यों हुआ। भाई, इतने बड़े पैमाने पर ये विद्रोह हुआ था, इतने सारे लोगों ने भाग लिया, इतना सारा संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, और आखिर कहाँ कमी रह गई। ठीक है, कमियाँ यदि रहती हैं तो वो हमें सिखाती हैं, है ना। उन्हें दूर करके अगली बार हम लोग उन सभी असफलताओं से बच सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के क्या क्या कारण रहे वो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला कारण, कहते ना, एकता में शक्ति है, एकता में बल है। इस विद्रोह में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत के बहुत सारे लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, सभी वर्ग इसमें नहीं आए। यदि आप देखेंगे तो वैसे तो ये क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी वर्ग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके विरुद्ध भी जबकि कई लोगों ने कार्य किया, जैसे बड़े ज़मींदार जिनको अंग्रेज़ों से फ़ायदा था, जिनको अंग्रेज़ों ने रातों रात ज़मीन का मालिक बना दिया था, ठीक है, एक प्रकार का राजा बना दिया था, तो बड़े जमींदार और ताल्लुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया, ये वर्ग दूर रहा।
व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया। महाजनों और व्यापारियों ने भी इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो ब्रिटिश शासन में ज़्यादा सुरक्षित थे। अब आपको पता है ना कि भारत में अंग्रेज़ों की वजह से ही ज़मींदारों का सारा के सारा काम चलता था। साहूकार, महाजन, ये सब अंग्रेज़ों की वजह से खुशहाल थे, और यदि अंग्रेज चले जाते तो इनके साथ समस्या आ जाती। फिर आधुनिक शिक्षित भारतीय, कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है ना वो इंसान को सही ज्ञान प्रदान करती, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो थोड़ा सा अंग्रेज़ों के द्वारा पढ़ लिख गए थे, जिन लोगों ने आधुनिक शिक्षा हासिल कर ली थी, उन लोगों ने इस विद्रोह से दूरी बना के रखी। आपके दिमाग में आएगा कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्या दिक्कत थी, उन्होंने विद्रोह में भाग क्यों नहीं लिया। दरअसल पढ़े लिखे लोग भारत में उस समय के जो शिक्षित भारतीय थे वो गलतफहमी का शिकार थे। इन लोगों को लगता था कि 1857 का विद्रोह जो है वो भारत को पीछे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि भारत में रूढ़िवाद है, परंपराओं के नाम पर बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। अंग्रेज जो हैं भारत को इस सबसे आगे ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे, आधुनिक बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे 2-4 काम किए थे जिसके बहकावे में भारत में शिक्षित भारतीय आ गए थे। सती प्रथा आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया, है ना। सती प्रथा को बैन करने के साथ साथ कुछ और समाज सुधार कानून भारत में बनाए गए अंग्रेजों द्वारा। तो एक आम पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों को लग रहा था कि भारत के लोग जो है ना ये गलत कर रहे हैं विद्रोह करके, ये भारत को पीछे ले जा रहे हैं। अंग्रेज भारत में आधुनिक जो है शिक्षा लेके आएंगे, आधुनिक विचारों का प्रसार करेंगे और हमें इस सबसे बाहर निकालेंगे। तो आधुनिक शिक्षित भारतीय जो है ना उन्होंने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये माना कि ये हमें पीछे ले जाएगा, और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है और ये हमें आधुनिक बनाएगा। मतलब इस तरीके से वो बोलते हैं ना कि ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ साबित हो गए। पढ़ लिख के इन्होंने जो है ना ज्ञान हासिल किया, ये ज्ञान इनके ज़्यादा काम नहीं आया क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के सच्चे और सही स्वरूप को नहीं पहचान पाए। इससे तो रूढ़िवादी भारतीय जो है वो अच्छे निकले, जो अंग्रेजों के खिलाफ इस संघर्ष में लड़े, जिन्होंने विद्रोह किया। तो एक पढ़ा लिखा वर्ग नहीं आया। अधिकतर भारतीय शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। एक और वर्ग था जो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ और जिसका शामिल होना बहुत ज़रूरी था। आपने झांसी की रानी के बारे में सुना, लखनऊ की बेगम के बारे में सुना, आपने नाना साहेब और तात्या टोपे के बारे में सुना, कई सारे आपने शासकों के बारे में सुना है। लेकिन इससे बड़े वर्ग में एक बहुत बड़े शासक वर्ग ने इस विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इस विद्रोह से दूरी बना के रखी। कईयों ने तो उल्टा अंग्रेजों का साथ भी दिया। जैसे ग्वालियर में आप देखेंगे तो सिंधिया राजघराना, भोपाल की बेगम वगैरह, कुछ तो ऐसे रियासतें या राजा महाराजा थे जिन्होंने उल्टा इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। ये भी इस विद्रोह के असफल होने का एक कारण है कि इसमें भारत के कई सारे शासकों ने भाग नहीं लिया और उल्टा उन्होंने, कई लोगों ने अंग्रेजों की सक्रिय मदद भी की। सिंध और अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर इंदौर के, ये सारे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। समझ में आया? ये भी इस विद्रोह, क्योंकि अगर ये और साथ में आ जाते तो ये विद्रोह कई गुना जो है शक्तिशाली होता। अधिकतर दक्षिण भारत, फिर भारत में भी आप देखोगे कि जो हमारा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, ये इस विद्रोह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10। अगर आप देखो, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जो आपको हैरान कर देगा। 1857 के विद्रोह को हम इतना बड़ा विद्रोह मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत का मात्र 25% इलाका ही विद्रोह से प्रभावित हुआ? मतलब सिर्फ 25% इलाके पर ही ये विद्रोह फैला था और कुल जनसंख्या के मात्र 10% लोगों ने ही इस विद्रोह में भाग लिया। सोचिए, 10% लोगों ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया। अंग्रेज भारत से जाते जाते बच गए। आप बचे हुए 90 को छोड़ दीजिए, अगर 50% जनसंख्या भी विद्रोह में शामिल हो जाती तो क्या हाल होता अंग्रेजों का? उनको मार मार के भगा देते हम लोग 1857 में ही,
यदि कुछ और लोग इसमें आ जाते, क्योंकि 10% जनसंख्या ने इस विद्रोह को इतना बड़ा बना दिया, और जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्र मात्र 1/4 इलाके के लोगों ने मतलब ये प्रभावित हुआ या वहाँ के लोगों ने भाग लिया। 75% भारत का क्षेत्रफल ऐसा था जहाँ विद्रोह नहीं पहुँचा या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा विद्रोह से वहाँ पर। तो आप सोचिए कि ये जो आंकड़ा है जो आपको बताएगा कि 1857 का विद्रोह क्यों सफल नहीं हो पाया। यदि हम लोग उसी समय थोड़ा सा और पुश करते, थोड़ा सा और योजना बना के बाकी लोगों को भी साथ में लेके विद्रोह करते पूरी शक्ति के साथ, तो अंग्रेज इस विद्रोह की आंधी में उड़ जाते। ठीक है, उनका नामो निशान मिट जाता 90 साल पहले ही भारत से। तो काफ़ी सारा इलाका इस युद्ध में नहीं शामिल हुआ, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं आई। अगला कारण था इस विद्रोह का फेल होने का कि यहाँ एक संगठित और एक विचारधारा का अभाव था। मतलब होता ना कि जब आप कोई उद्देश्य को लेके जाते हैं तो आपका एक संगठन होना चाहिए, संगठन में शक्ति होती है, आपके पास एक विचारधारा होनी चाहिए। अब सोचिए कि इस विद्रोह में हमारे पास न तो कोई ऐसा बड़ा अखिल भारतीय संगठन जो इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता। आजकल आपने देखा होगा जैसे कई सारे आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होता है, मजदूर आंदोलन होते हैं। तो ये आंदोलन जो होते हैं ना, ये आंदोलन अक्सर आप देखेंगे कि किसी न किसी संगठन के बैनर तले होते हैं। मतलब कोई न कोई संगठन होता है जो इनका नेतृत्व कर रहा होता है। 1857 के विद्रोह में एक समस्या ये थी कि इनके पास में औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी, इनके पास कोई भविष्य का कार्यक्रम नहीं था। मतलब ये भारत से अंग्रेजों को हटाना तो चाहते थे, ये अपने भविष्य के लिए अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते हैं, अपने वर्तमान को सुधारना चाहते हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा। भाई अंग्रेज चले जाएंगे, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, ये इन्होंने नहीं सोचा। इनके पास कोई प्लान नहीं था, ठीक है, इनके पास कोई कार्यक्रम, कोई विजन नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक विकल्प जो इनके पास था। विद्रोही जो थे वो अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त थे। जितने लोगों ने विद्रोह में भाग लिया उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी, सबको एक समस्या नहीं थी। कोई विद्रोह में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसका रोजगार चला गया, कोई विद्रोह में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लगान लिया तो उसकी ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया गया, कोई इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसको चर्बी वाले कारतूस काटने के लिए कह दिया, कोई इसलिए शामिल हो गया क्योंकि उसने सती प्रथा और जो भारत में सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने किए वो पसंद नहीं आया उसको। अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण था। झांसी की रानी, आप मैंने एग्जाम्पल दिया, झांसी की रानी विद्रोह में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि झांसी जो है अंग्रेजों ने छीन ली। यदि वो उससे झांसी नहीं लेते वो विद्रोह में नहीं आती। अवध की बेगम विरोध में नहीं आती, वो विद्रोह में भाग नहीं लेती। यदि उसके बेटे को नवाब बना दिया जाता। नाना साहेब विद्रोह में नहीं आते यदि उनको जो है पेशवा की उपाधि दे दी जाती तो वो भी नहीं आते। आ रहा है समझ में? ये क्या है, ये अलग अलग समस्या और वर्तमान राजनीति की अवधारणा सहित अलग अलग विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ये अपनी अपनी समस्या से ग्रस्त थे। तो ये 1857 के विद्रोह के फेल होने का बड़ा कारण था। ना कोई संगठन था, ना कोई विचारधारा थी, ना कोई प्लानिंग थी। और फिर एक कहावत जो आप कई बार सुने होंगे, आपने कई बार सुनी भी होगी, जल्दी का काम शैतान का। सुने हो? जल्दी का काम शैतान का क्यों बोलते हैं हमारे यहाँ? जल्दबाजी में किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करिए। जब भी आप जल्दबाजी करते हैं तो इसका आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इस विद्रोह के साथ एक समस्या ये भी है कि ये विद्रोह थोड़ा जल्दी शुरू हो गया। एक्चुअली 1857 की विद्रोह की शुरुआत के लिए कई लोग ये मानते हैं, इतिहासकार, कि 31 मई 1857 का दिन फिक्स था कि 31 मई 1857 को हम लोग विद्रोह करेंगे। अब विद्रोह हो कब गया? विद्रोह हो गया 10 मई। मैंने आपको बताया था ना, 10 मई 1857 को विद्रोह जो है वो शुरू हो गया मेरठ में। अब कितने दिन पहले? 21 दिन पहले जो है विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब समझो 21 दिन बहुत होते हैं।
सैनिकों ने गुस्से में आकर, तेज में आके, जल्दबाजी में जल्दी 10 मई को ही विद्रोह कर दिया और इस वजह से क्रांति की योजना अधूरी रह गई। अंग्रेजों को मौके में मौका मिल गया, उन्होंने सारे के सारे सिपाहियों से हथियार छीन लिए, ठीक है, जो कुछ भी वो कर सकते थे पहले ही कर चुके थे। तो 31 मई के पहले ही इन्होंने जल्दबाजी करके सारा मामला बिगाड़ दिया। तो निश्चित समय का पालन नहीं हुआ और देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। अब इससे अंग्रेजों को ये हुआ कि वो सारी जगह पर अलग अलग टाइम पर सारी चीज़ें हुई, तो उनको दबाने में आसानी हुई। सोचिए कि सारा विद्रोह एक साथ होता, एक साथ सभी जगह से होता, तो क्या होता, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो एक तरफ से उसके पास बॉल आती है ना, तो वो बड़े आराम से उसको खेल लेता है। अब मान लीजिए कि दूसरी तरफ से उसके पास बॉल आए तो वो दूसरी तरफ भी खेल लेगा, लेकिन अगर एक साथ चारों तरफ से आप उसको बॉल करोगे तो वो एक साथ सब तरफ की बॉलों को डिफेंड नहीं कर सकता। यहाँ वही हुआ कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में थोड़ी सी उनको सहायता मिली, क्योंकि ये समय जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए, अब वो पहले ही तैयार हो गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि वहाँ तक जाने ही मत दो बात को। तो इसीलिए क्रांति के फेल होने का एक कारण ये भी था। फिर जो मैंने आपको बताया देशी राजाओं का, कहते ना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था वाली बात थी, हमारे अपने ही हमें जो है लूट गए। कई सारे जो है देशी राजाओं ने इस क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया, ठीक है, पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान, नेपाल के राजाओं ने, हमारे देशी राजाओं ने तो दिया, आसपास के राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी कर रहे थे, ये भी इनके फेवर में गया। देशी राजाओं की इस भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा। हम अंग्रेजों के साथ लड़ सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, पर यदि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हम उनको तो नहीं भगा सकते। तो कहीं ना कहीं क्रांति के फेल होने का एक कारण ये भी हो गया। अगला कारण सांप्रदायिकता का खेल। वैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। जी हाँ, सच है। तब अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलाई थी। तब भारत में हिंदू मुस्लिम बाद में जैसे बटे वैसे नहीं बटे हुए थे, तो उतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता का प्रभाव तो 1857 की क्रांति पर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कुछ तो जो है सांप्रदायिकता का खेल ज़रूर खेला था। देखो कैसे खेला था। इस क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विद्रोह को दबाना और ज़्यादा आसान होता। तो ये इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह को, ठीक है, ये प्रभावित नहीं कर पाई सांप्रदायिकता। फिर भी कुछ हद तक अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का खेल खेला। सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिखों को, मराठाओं को भड़काया कि आपको पता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, बहादुर शाह जफर। तो क्या आपको लगता है कि जब 1857 का विद्रोह सफल हो जाएगा तो भारत में किसका शासन होगा? ये अल्पसंख्यकों को डराने लगे, ठीक है, दूसरे अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों को डराने लगे कि यदि 1857 का विद्रोह सफल हो गया तो भारत में मुगल राज वापस आ जाएगा, मुगल बादशाह फिर से भारत का राजा बन जाएगा और फिर वही होगा जो आपके साथ पहले हो रहा था। जो धार्मिक रूप से आपके ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने सिखों को, मराठाओं को धार्मिक रूप से भड़काना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सांप्रदायिकता का जो है खेल उन्होंने खेला। उन्होंने मराठाओं को, सिखों को, गोरखाओं को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा किया। भाई हमने देखा कि बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट क्यों घोषित किया था, क्योंकि वो पहले भारत का मुगल वंश का एक प्रतीक रहा है और कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व सब स्वीकार कर लेंगे। ये ताकत थी विद्रोहियों की, पर इसी को उन्होंने कमज़ोरी बनाने की कोशिश की कि बहादुर शाह को इन्होंने बनाया है तो अब तुम गए काम से, हम चले जाएंगे तो फिर से मुगल राज करने लगेंगे भारत में और आपके ऊपर फिर से अत्याचार होगा।
उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाएगी तो हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। अब इतने धूर्त हुआ करते थे अंग्रेज कि इसके लिए उन्होंने किस चीज़ का सहारा ले जानते हैं? वो पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब किसी को किसी के खिलाफ भड़काना होता हो या किसी के खिलाफ लड़ाना हो तो वो झूठा पत्र लिखते हैं या गलती से उसके सिग्नेचर किसी पत्र पर ले लेते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह के नाम से पंजाब में झूठा फरमान जारी करवाया। मतलब बहादुर शाह ने नहीं किया, लेकिन बहादुर शाह के नाम पर उन्होंने झूठा फरमान जारी करवाया कि जो है लड़ाई में जैसे ही जीत मिलेगी तो प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। अब बताइए, उस समय कोई फैक्ट चेक करने वाला तो था नहीं। आज भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग, ठीक है, किसी और के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, झूठे जो है उनके नाम पर स्टेटमेंट चलाते हैं, जबकि उस व्यक्ति ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। वही हुआ, इनको डराना था सिखों को, तो बहादुर शाह के नाम पर एक फरमान, आदेश जारी करवाया कि जैसे ही जीत मिल जाए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के जाते ही सारे सिखों का कत्लेआम कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। तो एक आम सिख जो है वो डर गया। भाई अगर 1857 का विद्रोह सफल हो गया तो अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा क्या होगा? यही डर उन्होंने बाद में मुसलमानों को भी दिखाया इस विद्रोह के बाद कि अगर हम चले जाएंगे तो बहुसंख्यक जो है तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, फिर क्या करोगे? तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से अंग्रेजों की चालाकी थी कि उन्होंने थोड़ा बहुत एक दूसरे के खिलाफ हमको भड़काने की कोशिश की। फिर अगला है संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। जो मैंने अभी आपसे कहा कि इस विद्रोह में एक सबसे बड़ा कारण ये भी था फेल होने का कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया, कुछ इलाके में। और ओवरऑल मैंने आपसे कहा मात्र 25% क्षेत्रफल में भारत में ये फैला था, 3/4 तक तो गया नहीं। तो इस क्रांति का प्रसार पूरे भारत में नहीं हो पाया। खास करके दक्षिण भारत का हमारा हिस्सा अलग रहा, पंजाब का अधिकांश हिस्सा अलग रहा, पूर्वी और पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। कुल मिला के ये क्रांति आपको कहाँ मिलेगी? मध्य भारत में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में आसपास, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, इसके बाद आप देखोगे बीच में मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत है ना, ये जो इलाका है बस इन्हीं इलाकों में ही रहा। ना तो ये दक्षिण भारत में गया, ना ही पंजाब में और ना उसके आसपास। अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता, अगर क्रांति सब जगह फैलती तो कैसे दबाते वो सब जगह। अब यहाँ ये हुआ कि जहाँ जहाँ क्रांति नहीं फैली, जो इलाके क्रांति से दूर रहे, उन इलाकों के सैनिकों ने उल्टा अंग्रेजों को क्रांति को दबाने में सहायता की। तो इससे अंग्रेजों को ही फायदा हुआ। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में पहले जो विद्रोह हुए थे उनको कंपनी ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। अगला कारण, क्या कोई बड़ा युद्ध बिना अच्छे हथियारों के जीता जा सकता है? स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। आपको पता है कि 1857 के विद्रोहियों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। अच्छे तो छोड़िए, बहुत कम हथियार थे, जैसे भी थे वो संख्या में भी कम थे। तो इनके पास अच्छे शस्त्र और अस्त्र नहीं थे। जो भी इनके पास था वो सब अंग्रेजों से ही इन्होंने थोड़ा बहुत लिया हुआ था, तो इनके पास लड़ने के लिए ज़्यादा हथियार नहीं थे। इस क्रांति का सूत्रपात तो इन्होंने कर दिया, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण इनके पास शस्त्र अस्त्र नहीं थे। कहाँ से लाएं? पैसा तो था नहीं इनके पास जो विदेशों से हथियार खरीद लेंगे या कहीं से हथियार मंगवा लेंगे। जो हथियार थे वो सब इन्होंने जो है यहीं से जुटाए थे, तो इनके पास हथियार नहीं थे। अंग्रेजी सेना के पास तोप थी, लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकें थी, सारे अच्छे हथियार हुआ करते थे उस काल के। क्रांतिकारी तलवार और भाला, आपने देखा होगा ना वो महारानी झांसी की फ़ोटो जिसमें लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो आपने देखा होगा कि घोड़े पर तलवार के साथ लड़ रही है महारानी। अधिकांश आपने जो इमेज देखी होगी झांसी की रानी की, वो घोड़े पर बैठी हुई तलवार के साथ युद्ध लड़ते हुए दिखाई देगी। आपको उनके हाथ में कोई बंदूक वगैरह नहीं मिलेगी। अब अंग्रेज़ों के पास तो अच्छे हथियार थे, तलवार भाले जो है कब तक टिकेंगे उन हथियारों के सामने? तो उनको तलवारों का, भालों का सहारा लेना पड़ा और क्रांति को कुचलने में ये एक बड़ा
कारण था। इनके पास अगर हथियार, बराबरी का मुकाबला नहीं था। कुल मिला के एक तरफ कोई बैट से खेल रहा है बढ़िया से, और एक जो है मोगरी से खेल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ अंतर तो आना ही था, ठीक है। फिर सहायक साधनों का अभाव। अंग्रेजों के पास कई सारे साधन भी थे जो उनके काम आए। जैसे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के पास में संचार के साधन थे। रेलवे भारत में 1853 में चल गई थी। पहली ट्रेन भारत की क्रांति के 4 साल पहले चल चुकी थी। तो इनके पास रेल, डाक, तार, परिवहन और संचार के साधन थे जो इनके अधीन थे, और इन्होंने इनका उपयोग किया। भारतीय जो हैं उनके पास ये सब नहीं था। वो छुप छुपा के इधर से उधर जाया करते थे। उनके पास मुख्य रूप से घोड़े, है ना, और इस तरह के ही परिवहन के साधन थे। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इनके ये साधन नहीं थे, तो एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाने भी इनको दिक्कत आती थी। फिर अगला कारण है क्रांति के फेल होने का, और वो क्या है? वो है इनके पास में सैनिक संख्या में अंतर था। अंग्रेजों के पास सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्रांतिकारियों के पास सैनिक संख्या कम थी। अंग्रेज सरकार के पास ये भी सुविधा थी कि वो बाहर से भी सैनिक मंगवा सकते थे, लेकिन इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। कंपनी के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अलावा देशी रियासतों के सैनिक भी उनके साथ में लड़े हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि संख्या के बल में भी अंग्रेज ज़्यादा थे, भारतीय विद्रोही कम थे। फिर उनको प्रशिक्षण मिला था, आधुनिक हथियार मिले थे, ट्रेनिंग मिली थी। इनके पास में न तो हथियार थे, न इनको ट्रेनिंग अच्छी मिली हुई थी। तो ये हो गए विद्रोह के असफल होने के कारण। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे 1857 के विद्रोह के असफल होने का कोई एक कारण नहीं है। इतना बड़ा विद्रोह न तो एक कारण से होता है और न ही किसी एक कारण से विफल होता है। बहुत सारे कारण चाहिए इस विद्रोह को रोकने के लिए। तो ये सब विफल होने के कारण भी हो गए। अब हम बात करें इस विद्रोह के परिणाम को लेकर कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। बहुत बड़ा विद्रोह था, आप सबने देखा। हालांकि सफल नहीं हो पाया, असफल रहा, फिर भी इस विद्रोह के कई सारे परिणाम हैं जो अब हम लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है 1857 के विद्रोह के परिणाम। बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के परिणाम यहाँ पर हमारे सामने हैं। पहला, इससे ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचा। इस विद्रोह की वजह से भारत में ब्रिटिश शासन की संरचना और नीति दोनों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, भारी फेरबदल हुआ। वैसे भी आपको पता होगा कि क्रांति उसी को कहते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता बड़े पैमाने पर, तब तक क्रांति नहीं मानी जाती। तो ये क्रांति इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर, भले ही अंग्रेज भारत से नहीं गए, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर परिवर्तन आपको मिलेंगे, इसीलिए क्रांति कहलाती है। इस विद्रोह के बाद पहला मुख्य परिवर्तन तो ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। 1853 में अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट पास किया था। इस क्रांति के बाद एक एक्ट और पास हुआ 1858 का, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस विद्रोह की सबसे खास बात ये थी कि इस विद्रोह ने भले ही अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाया, सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने एक ऐसा काम कर दिया जो इतने सालों से शायद नहीं हो पाया था और आगे भी नहीं हो सकता था, और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला समाप्त, उसकी विदाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने ये सारा तांडव मचाया था, पूरे भारत में जो कुछ भी नीतियाँ अपनाई गई थी, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारे ही लोगों की जगह हमारे ऊपर विदेशी राज करने लगे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर इसी विद्रोह से बंध गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको हटा दिया गया और अब भारत का शासन चला गया ताज के हाथ में। ताज का मतलब पता है आपको, क्राउन। जो भी ब्रिटेन में राजा महाराजा महारानी होगी, अब वो इस देश का प्रमुख हो गया, है ना। अब उसके नाम पर इस देश का शासन चलाया जाएगा। तो यहाँ भारत के लिए एक सचिव का पद बनाया गया।
पहले ना कंपनी हुआ करती, तो आपको पता होगा, मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया भी है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के जो राजनीतिक मामले हुआ करते थे वो देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन सबको हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह भारत का पूरा शासन ताज के हाथ में चला गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो शक्तियां थी वो एक व्यक्ति को देगी जिसका नाम था भारत सचिव। एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का नाम का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम का, जिसको एक परिषद के द्वारा सहयोग मिला जिसमें 15 लोग थे। इसको 15 लोगों की एक टीम दी गई और उस 15 लोगों की टीम के साथ ये भारत का शासन चलाने के लिए जिम्मेदार था, उत्तरदायी था। ठीक है, सेशन को लाइक भी कर दिया करो भाई। सब लोग जो सेशन देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग क्लास में आते हैं उसके बहुत कम लोग सेशन को लाइक करते हैं। तो या तो फिर आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें अप्रिशिएट नहीं करना है। आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, आप चाहे कुछ भी पढ़ा लीजिए, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, हम तो सिर्फ यहाँ पर मज़े लेने आते हैं। हम यहाँ सिर्फ अपना कुछ टाइम पास करने आते हैं, या अपने जीवन में हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ आके थोड़ा सा जो है अपना समय जो है बिता लेते हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। हमें तो सिर्फ अपना समय पास करना है। हम ना तो इस सेशन को लेकर सीरियस हैं, ना हम इस सीरीज़ को लेकर सीरियस हैं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि ये आगे चले। तो थोड़ा सा ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कि अगर आपको कोई डेली आकर समय दे रहा है, आपके फ्यूचर के लिए आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, थोड़ा बहुत सहयोग करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये जो 1857 के विद्रोह का बड़ा परिणाम था कि भारत के शासन को चलाने के लिए एक क्या किया गया, एक पद बनाया गया भारत सचिव। ये कौन हुआ करता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था, मतलब मंत्री था। जैसे कैबिनेट में अलग अलग मंत्री होते ना, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे ही भारत के शासन को चलाने के लिए ये एक मिनिस्टर था और ये भारत के मामलों के लिए उत्तरदायी था। लेकिन अकेला कैसे चलाएगा भारत का शासन? तो इसको एक परिषद दी गई, 15 सदस्यों की काउंसिल दी गई, फिर भारत में शासन के लिए जिम्मेदार था, और पहले ये अधिकार कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। ठीक है, ये पहला चेंज हुआ। फिर दूसरा मुख्य परिवर्तन, आपको पता है कि गवर्नर जनरल को वायसराय बोलने जाने लगा। अभी तक आप जिसे गवर्नर जनरल बोलते थे, अब वो वायसराय बन गया, क्योंकि अब वो सीधा भारत में क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। ब्रिटेन के हम गुलाम थे, उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन का महाराजा या महारानी यहाँ आके शासन नहीं करेगा, वो तो ब्रिटेन में रहेगा। तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर भारत का सारा शासन चलाएगा वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल का नाम बन गया वायसराय, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन गया। दूसरा मुख्य परिवर्तन किया गया सेना में। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत अंग्रेजों को इस विद्रोह में सैनिकों से हुई। सबसे ज़्यादा इस विद्रोह को लेकर सैनिकों ने ही परेशान किया। तो सेना में परिवर्तन किया गया, और चूंकि भारतीय सेना के सिपाहियों द्वारा भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसकी कोशिश की गई। एक कहावत है हमारे यहाँ कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने सुनी होगी, आपके घर में मम्मी पापा या भाई बहन या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार, या आपने भी कभी कई बार इस कहावत का यूज़ किया होगा, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सुना है कि नहीं सुना है? इस कहावत का मतलब जानते हैं ना? इस कहावत का मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से परेशान होता है, किसी कारण से दुखी होता है, तो अगली बार से वो हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखता है, कोशिश करता है कि अगली बार उस चीज़ की वजह से उसको तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो। अब वही हुआ, जैसे अभी दिवाली आ रही है ना? आप देखेंगे कि दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं। अब किसी पटाखे को जलाते समय कोई व्यक्ति का असावधानीवश, कि थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला मामला, और उसका हाथ जल गया या शरीर का कोई हिस्सा जो है जल गया, अब अगली बार से जीवन में या तो पटाखे फोड़ेगा ही नहीं,
नमस्ते कर देगा दूर से कि भाई अब मुझे पटाखे नहीं फोड़ना, या फोड़ेगा तो बहुत सावधानी के साथ फोड़ेगा, है ना। कि एक बार कोई व्यक्ति शादी कर ले और शादी करके उसको लगे कि जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, और अब कभी भी जीवन में जो है जो शादी करेगा उसको मैं शादी करने से रोकूंगा, मना करूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से इस शादी के बाद मेरा जीवन दुखी हो गया है, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। और उसके बाद अगर उसका तलाक हो जाए तो आप उससे पूछिएगा कि दोबारा शादी करोगे, तो पहली बात तो वो आपको मना ही करेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना आप शादी। जो एक बार गलती कर दी सो कर दी, और अगर करनी भी पड़ेगी तो इस बार थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से वो चीज़ें करेगा। यहाँ वही है, अंग्रेजों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, विद्रोह के द्वारा उनको इतना परेशान किया, तो अब भारत के सेना में उन्होंने परिवर्तन किए ताकि अगली बार से कोई सिपाही, कोई सैनिक परेशान नहीं करे उनको। तो क्या परिवर्तन किए? पहला तो ये कि अभी तक सेना में सारे के सारे जवान लगभग भारतीय थे, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे हैं और ब्रिटेन बहुत दूर है, तो वहाँ से इतनी दूर से सैनिकों को यहाँ लाना रखना महंगा पड़ता था। तो उन्होंने यहीं पर भारत के ही लोगों को जो है सैनिक बना लिया, कम सैलरी में इनसे काम करवा लिया, तो यही के यही मामला सेटल हो गया। उन्हें थोड़ी पता था कि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह हो जाएगा। तो यहाँ सैनिकों की संख्या भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अनुपात हो गया बंगाल की सेना में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय, मतलब 2:1, मतलब 2 भारतीय सैनिक होंगे तो 1 यूरोपीय सैनिक होगा उनके साथ। मतलब समझ में आ गया आपको? 2:1 हो गया, मतलब अब जितने भारतीय सैनिक होंगे टोटल उनका आधा यूरोपीय होगा। कि यदि मान लीजिए 150 सैनिक हैं तो 150 में से 100 भारतीय होंगे, 50 जो है आधे यूरोपीय होंगे। तो ये हो गया बंगाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है सबसे ज़्यादा बंगाल से ही सैनिकों ने उनको जो है परेशान किया था। मंगल पांडे की बात कर चुके हैं, अलग अलग छावनियों की बात कर चुके हैं। तो बंगाल में उन्होंने कर दिया 2:1, 2 अंग्रेज 1 भारतीय। बम्बई में, मद्रास में, चूँकि बम्बई और मद्रास के सैनिकों ने इतना विद्रोह नहीं किया था, इतना परेशान नहीं किया था, पर थे तो ये भी कौन थे? तो ये भी भारतीय। हो सकता है कल से इनका दिमाग खराब हो जाए और कल से कोई सैनिक उठ के बोले अत्तामाजी सटक ली। अब अगर किसी ने ऐसा आके बोल दिया अत्तामाजी सटक ली, तो फिर दिक्कत और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कुछ फेरबदल वहाँ भी किया। 5 सैनिक भारतीय होंगे तो 2 सैनिक यूरोपीय होंगे। यहाँ अनुपात अलग है, तो आपको दोनों समझना है। बंगाल में जहाँ विद्रोह की आग ज़्यादा फैली थी, बंगाल में जहाँ पर विद्रोह में सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो वहाँ 2:1 कर दिया। बम्बई में, मद्रास में जहाँ सैनिक भारतीय इतने ज़्यादा विद्रोह में भाग नहीं लिए, तो वहाँ क्या किया? वहाँ थोड़ा सा अनुपात ऐसा नहीं रखा, पर परिवर्तन तो वहाँ भी हुआ। 5 भारतीय सैनिक होंगे तो 2 यूरोपीय होंगे। समझ गए आप लोग? क्लियर? तो ये हो गया, अनुपात बदल गया। फिर प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थितियों पे यूरोपियों को रखा गया। जो थोड़े से मामले सेंसिटिव थे, जो जगह उनके लिए महत्वपूर्ण थी, वहाँ यूरोपीय सैनिकों को रखा गया। इसके साथ उन्होंने एक और परिवर्तन किया, और वो ये परिवर्तन था कि जो बड़े बड़े हथियार के, जो कहते हैं ना शस्त्रागार, हथियार जहाँ रखे जाते थे, भंडार होते थे जहाँ पर हथियारों के, या गोदाम में, या फिर तोप खाना, ये सब यूरोपियों को दिया। अब भारतीयों से डरने लगे थे थोड़े से कि अगर इनके हाथ तोप लग जाएगी तो पता नहीं क्या करेंगे। तो तोप खाने वगैरह का जो नियंत्रण है ना, वो सारा अंग्रेजों के हाथ में। किसी भी भारतीय को तोप के आसपास भी नहीं फटकने दिया, क्योंकि एक भारतीय अपने आप में तोप था। कि ये देख चुके थे कि ये भारतीय सैनिक अपने आप में तोप हैं, तोप से कम नहीं, क्योंकि भाले तलवार से भी लड़ लेते हैं। तो अगर इनके हाथ में तोप आ जाएगी तो 2 तोप एक साथ मिल जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो जितने भी तोप खाने हैं वो यूरोपियों के हाथ में रहेंगे। फिर फूट डालो राज करो की नीति को
अब सब जगह अप्लाई करेंगे। सेना में भी उन्होंने यही किया, फूट डालो राज करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों भी धर्म के आधार पर भड़काना और फूट डालना शुरू कर दिया। जवानों में राष्ट्रीय भावना न जगे, इसके लिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाई। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो समुदाय थे, जैसे आपने देखा हो ना भारत में अलग अलग रेजिमेंट चलती है, इस प्रकार से जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर रेजिमेंट या सैनिकों की टुकड़ियां बनाई, ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ मिल ना पाए। गोरखा रेजिमेंट का नाम आप सुनते हो, सिख रेजिमेंट का सुनते हो, राजपूत रेजिमेंट का नाम सुनते हो। तो इस तरीके से इन्होंने सेना में जाति और समुदाय के आधार पर टुकड़ियां और रेजिमेंट बना दी, ताकि भारतीय एक नहीं हो पाए कभी भी और आपस में लड़ते रहे। तो ये एक और नई चीज थी, सेना में भी फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो और शासन करो की नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया। दरअसल इस विद्रोह में एक बात जो उन्होंने देखी, वो एक बात बड़ी उनको चुभी कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के विद्रोह में लड़े, और उन्हें लगा कि यदि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो इनको जो है साथ में नहीं रहना दें। जब तक ये एक साथ रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि इनको आपस में बांट दो, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दो। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हुए तो भारत में कभी भी इस तरीके का कोई संगठित बड़ा विद्रोह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सामान्य जनता में लागू कर दी गई, लेकिन इसका शिकार सबसे पहले बने मुसलमान। अब मैं आपको एक बड़ी अंग्रेजों की एक चालाकी के बारे में बताता हूँ। उन्होंने पहले तो ये देखा कि इस विद्रोह में जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया है वो मुसलमानों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनके जो नेता थे वो भी एक मुस्लिम थे, बहादुर शाह। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगा कि ये विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र है। मुस्लिमों ने वापस से अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, मुगल वंश को भारत में स्थापित करने के लिए विद्रोह किया, और इसमें हिंदुओं ने उनका साथ दिया। तो पहले तो उन्होंने इसमें मुस्लिमों को दोषी माना और मुस्लिमों को भयंकर जो है टॉर्चर किया। मतलब इसके दुष्परिणाम जो है मुस्लिमों को अब आगे भुगतने पड़ेंगे, ये उन्होंने ठान लिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुस्लिमों को कठोर दंड देने शुरू कर दिए, उनको लोक नियुक्तियों में और कई अन्य क्षेत्रों में भेदभाव किया। अब मुसलमानों को पढ़ाना बंद कर दिया, उनको नौकरी पर रखना बंद कर दिया, मतलब ये मान के कि इनकी वजह से सारा क्रांति हुई थी। अब हुआ क्या? इस नीति की वजह से भारत में मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो पीछे रह गए। उनको नौकरी नहीं मिली, उनको पढ़ाया नहीं गया, मतलब वो बाकी लोगों और बहुसंख्यकों को पढ़ाया गया, नौकरी दी गई, सब किया गया, तो दोनों में गैप हो गया। मुस्लिम एक पिछड़े वर्ग के तौर पर भारत में स्थापित हो गए और हिंदू जो है वो आगे थोड़े से निकल गए। कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम जानते हो तुम पीछे क्यों हो, तुम्हें नौकरियां क्यों नहीं मिलती, तुम्हारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे? इन बहुसंख्यकों की वजह से, ये हिंदुओं की वजह से तुम्हारे बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस बहकावे मुस्लिम आ गए। तो क्या करें? हमारे बच्चों को भी नौकरी मिले, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, हमारा साथ दो, इनके बहकावे में मत आओ। समझ में आई मेरी बात? ऐसे उन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया कि हमारा साथ दो, अगर हमारा साथ दोगे हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तुमको जो है आगे ले जाएंगे। और यहीं पर आकर भारत में फूट डालो राज करो की नीति जो है सफल हो गई। इस बहकावे में इस्लाम धर्म के लोग आ भी गए। सैयद अहमद खां का नाम आपने सुना होगा। सैयद अहमद खां जैसे पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने इस बहकावे में शामिल कर लिया, उनको भी इस सब चीज़ में बहका दिया, और उनके माध्यम से, उनके जैसे लोगों के माध्यम से इस्लाम के जो लोग थे उनको अंग्रेजों के साथ लेना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग जो है गुट बन गए। अब यहाँ नीति सफल हो गई, क्योंकि हर मामले में फिर जो है अंग्रेजों को मुस्लिमों का साथ मिलने लगा। समझे आप लोग किस तरीके की चालाकी? शुरुआत में उन्होंने मुस्लिमों को जानबूझ के पीछे किया, उनकी वजह से भारत में इस्लाम धर्म के लोग पीछे रह गए, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह का उनको कारण माना।
षड्यंत्र का सारा के सारा उनका माना कि इन्होंने किया था ये षड्यंत्र, दोषी। बाद में जब वो पीछे हो गए तो उसी को उन्होंने ढाल बनाया, हथियार बनाया और भारत में दोनों प्रमुख धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाया। दरअसल मुस्लिम हिंदुओं की वजह से पीछे नहीं थे, बहुसंख्यकों की वजह से पीछे नहीं थे, अंग्रेजों की वजह से पीछे थे। क्योंकि उस समय कोई विधि के समक्ष समता वाला मामला नहीं चलता था, लोक नियोजन में अवसर की समता नहीं चलती थी कि सबको बराबर के मौके होंगे। अंग्रेजों के हाथ में था कि वो किसको नौकरी देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, किसको पढ़ाना चाहते हैं, किसको नहीं पढ़ाना चाहते, वो सब उनके हाथ में था। तो जानबूझ के एक वर्ग को पढ़ाया लिखाया गया और दूसरे को पिछड़ा कर दिया गया, गरीब कर दिया गया। इज दैट क्लियर? आगे जाके इसी चक्कर में ये दोनों के दोनों धर्म लड़े हैं। तो उन्होंने इस नीति को अपनाया, मुसलमानों को दंड दिए, उनको नियुक्तियों में जो है भेदभाव किया, पीछा कर दिया, उनका पीछे कर दिया, और बाद में इस नीति को उलट दिया और मुसलमानों के लिए एक अलग प्रकार की नीति अपना ली और अब उनको जो है अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। कई प्रकार के मुस्लिम नेता जो हैं, जो सांप्रदायिक थे, वो उनके साथ शामिल भी हो गए, है ना। आपने सुने होंगे कुछ नाम, सैयद अहमद खां का नाम मैंने आपको बताया, मोहम्मद अली जिन्ना आगे जाके इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो अंग्रेज़ों की इस नीति का शिकार बन गया और वो अंग्रेज़ों के साथ हो गया और पाकिस्तान की जो है अलग मांग करने लगा। तो ये हो गया। 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई, जानबूझकर हिंदुओं को ज़्यादा सुविधा दी गई, ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, जिससे कि भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न हो और उनका आंदोलन कमज़ोर हो जाए। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई सारी समस्याएं पैदा कर दी और सांप्रदायिकता के विकास में योगदान दिया। अब यहीं से सांप्रदायिक जो है होने लगे भारत में लोग, और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे। मुसलमानों को लगने लगा कि बहुसंख्यकों की वजह से उनके अधिकार छीन लिए गए, उनकी नौकरियां चली गई, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो बहुसंख्यकों के खिलाफ हो गए। बहुसंख्यकों को लगने लगा कि इस्लाम धर्म के लोग तो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, ये तो अंग्रेज़ों की बात मानते हैं, ये देश से बढ़ के अंग्रेज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो आपस में एक धर्म दूसरे धर्म से भिड़ गया। जो आप पढ़ते हो ना, फूट डालो राज करो की नीति, यही है वो नीति। किस तरीके से चालाकी से दो संप्रदायों में फूट डाली गई और एक दूसरे से लड़ा के और सारी मलाई अंग्रेज खा गए। राज अंग्रेज कर रहे हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो ये विद्रोह का एक परिणाम था कि यहाँ से उन्होंने इस नीति को अपनाया। फिर महारानी की एक घोषणा, जो प्रयागराज, आजकल आप जिसे कहते हैं इलाहाबाद में, पढ़ के सुनाई थी कैनिंग ने, है ना। कैनिंग ने महारानी की घोषणा सुनाई थी। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में भी परिवर्तन हो गया। अभी अंग्रेजों ने एक चीज़ देखी थी कि कई सारे रियासतों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, उल्टा कई रियासतों के राजा महाराजाओं ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। इस नीति से अंग्रेज बड़े प्रभावित थे और दूसरा डरे हुए भी थे कि कल को ये सारे राजा महाराजा हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया कि अब जो है उत्तराधिकारी चुनने का आपको अवसर मिलेगा, मतलब गोद लेने का जो अधिकार छीन लिया गया था वो वापस दे दिया गया और ये भी बोल दिया गया कि अब हम विस्तार नहीं करेंगे। अब जो राजा अपने राज्य पर राज कर रहा है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब ब्रिटिश विस्तार नहीं होगा, अब ब्रिटेन के विस्तार वाला मामला ख़त्म हो गया, जितना है ठीक है, बाकी राजा महाराजा बने रहेंगे, बस वो ब्रिटेन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर ले। मतलब कोई राजा ये स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, मैं ब्रिटेन के क्राउन के ताज के छत्र छाया में राज करूँगा, तो करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में आपको? तो जैसे आपने देखा ना कि जब अंग्रेज भारत से गए तो तब भी भारत में कई सारी रियासतें थी, इसीलिए थी क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने पुरानी वाली नीति को छोड़ दिया था, नहीं तो शायद पूरा भारत ही एक एक करके वो जो है सारे राजा महाराजाओं से छीन लेते और भारत जब आज़ाद होता तो हमको राजा महाराजाओं से एकीकरण वाला मैटर ही नहीं आता। जैसे आपने देखा हो ना, एकीकरण करने में दिक्कत आई थी, रियासतों को लेने में वो आती ही नहीं क्योंकि वो होते ही नहीं शायद। तो उन्होंने सारी पुरानी नीति को छोड़कर शासकों को वो अधिकार गोद लेने का वापस दे दिया। उन देशी शासकों को जिन्होंने
विद्रोह में बुरे समय में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनको अधिकार दे दिया गया कि वो जो है अपने राज्य में शासन करते रहें, ब्रिटेन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लें। सब खत्म हो गया, ठीक है। अब नहीं करेंगे विस्तार। फिर अगला परिणाम, अभी तक अंग्रेजों ने एक कारण 1857 के विद्रोह में यह भी पाया कि इसमें अंग्रेज पढ़े लिखे लोगों ने भाग नहीं लिया, पढ़े लिखे भारतीय तो दूर रहे। ज़्यादातर भारतीय जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया वो अशिक्षित थे, रूढ़िवादी थे। और वो क्यों नाराज़ थे? उनको अंग्रेजों से क्या समस्या थी? उनको ये समस्या थी कि उनके रीति रिवाज, परंपरा में, सामाजिक नियमों में अंग्रेजों ने दखल दिया। सती प्रथा जैसे जो सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने भारत में किए, इससे रूढ़िवादी भारतीय नाराज़ थे। अब उन्होंने कसम खाई कि हम भारत में सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार नहीं करेंगे। उस नीति को छोड़ दिया, अपने आप को अच्छा साबित करने का जो मुखौटा पहना था वो छोड़ दिया। और अब उन्होंने भारत में लोगों के सामाजिक परंपराओं को, प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय लिया कि अब आगे से आपके नियमों में, कानून परंपराओं में हम दखल नहीं देंगे, जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। फिर उन्होंने भूपतियों, जमींदारों, राजकुमारों के संरक्षण की नीतियां बनाई ताकि अपनी स्थिति को इस देश में ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। अगला, इस विद्रोह की वजह से ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रतिक्रियावादी स्वरूप था वो समझ में आ गया। अधिकतर भारतीयों को एहसास हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन इस देश के लोगों के विरुद्ध है, इस देश के विकास के विरुद्ध है, हितों के विरुद्ध है। सब लोगों को समझ में लगभग आ गया कि अंग्रेजों का भारत में होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस विद्रोह का एक परिणाम ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों का जो चरित्र था वो उजागर हुआ, उनका स्वरूप पता चला, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दमन किया, इससे क्लियर हो गया कि भारत में अंग्रेज जो है ना वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। फिर आप देखेंगे अगला परिणाम इस विद्रोह का ये रहा कि भारत में आर्थिक शोषण का एक नया युग शुरू हुआ। क्योंकि मैंने आपसे कहा इस विद्रोह के बाद भारत में शासन चला गया ताज के हाथ में। अब यहाँ से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन जाने लगा अलग अलग चीज़ों के नाम पर। कभी भारत सचिव की सैलरी के नाम पर, उसकी जो परिषद थी उनके वेतन भत्तों के नाम पर, समझ रहे हो, होम चार्जेस कहते थे इनको, गृह व्यय। दादा भाई नौरोजी ने बहुत टाइम के बाद ये बात बताई और साबित की कि किस तरह से अंग्रेज भारत से धन को जो है यहाँ से ले जा के ब्रिटेन में खर्च कर रहे हैं और हमारे पैसे का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इसको उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का नाम दिया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है, हमारे संसाधनों को डकार रहा है। आप इसको ऐसे समझें कि आपका पड़ोसी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, और शाम को मेहनत करके जब वापस आता है पैसा कमा के कुछ राशन लेके और खाना बनाता है, और वो खाना आप खा जाएं। डेली ऐसा ही हो, काम वो करे, मेहनत वो करे, और शाम को जो खाना बनाए वो आप खा जाएं। तो मुझे बताइए कि ऐसे में आपका तो खूब विकास होगा, आप तो बढ़िया मोटे ताजे हो जाएंगे, क्योंकि मुफ्त का खाना किसी को भी मोटा ताजा कर देता है। तो आप तो अच्छे मोटे ताजे होंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, और ऊपर से आपको काम नहीं करना पड़ रहा है तो आपका शरीर का वजन और बढ़ेगा। दूसरी तरफ वो व्यक्ति और कमज़ोर होता जाएगा। एक तरफ वो मेहनत कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पर वो मिल नहीं रही, क्योंकि जिस चीज़ से ऊर्जा मिलती है वो आप ले जाते हो, खाना जो है आप खा रहे हो। तो क्या इस तरीके से पड़ोसी का विकास हो सकता है कभी? डेफिनेटली नहीं होगा। ऐसे ही हमारी मेहनत का सारा पैसा ब्रिटेन में चला जाता था, और इसका सारा के सारा जो फ़ायदा है वो इंग्लैंड को हो रहा है, वहाँ की औद्योगिक क्रांति को हो रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर होती जा रही है। समझ में आया आपको? तो ये दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था ना, धन निष्कासन का सिद्धांत, वो यही था कि हमारे आर्थिक संसाधन जो है आप नष्ट कर रहे हो, और यहाँ से आर्थिक शोषण का एक नया युग शुरू हुआ। अब अंग्रेज थोड़े से, ये किसी के सगे नहीं थे, अब अंग्रेज और उल्टे हो गए। उल्टे देखो, यहाँ भी एक और चीज़ बदल दी। अभी तक उन्हें रूढ़िवादी भारतीय बुरे लग रहे थे और शिक्षित भारतीय अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था।
और इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए वो नए नए सुधार कर रहे थे। अब चूंकि उन्होंने देखा कि रूढ़िवादी भारतीय संख्या में ज़्यादा हैं और ये क्या डैमेज कर सकते हैं 1857 में दिख गया, तो अब उन्होंने रूढ़िवादी भारतीयों का साथ देना शुरू कर दिया और शिक्षित भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब वो पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ हो गए। तो पढ़े लिखे लोगों को तो बुरा लगेगा कि मतलब कल तक हमारे दोस्त थे, आज हमें जो है दरकिनार कर दिया, साइड में कर दिया और किसी और के यार बन गए हो। तो कहीं ना कहीं अब ये जो शिक्षित भारतीय वर्ग था, ये अंग्रेजों के इस व्यवहार को पचा नहीं पाया, उन्हें बुरा लगा और इसी वर्ग ने भारत में आगे जाके स्वतंत्रता संघर्ष की, राष्ट्रवाद की नींव डाली। यही पढ़ा लिखा वर्ग जब अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए तो इन्होंने ही लोगों को साक्षात जागरूक किया, राष्ट्रवाद क्या होता है बताया, अलग अलग विचारों से परिचय करवाया और भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया। तो अंग्रेजों ने शिक्षित वर्ग का विरोध करना शुरू कर दिया, इसकी जगह रूढ़िवादियों का, पूंजीपतियों का, ठीक है, धन्ना सेठों का, इनका विरोध करना, इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो ये एक और परिणाम था कि अब उनकी नीति में परिवर्तन आ चुका था। आगे जाके ये नया ब्रिटिश दृष्टिकोण उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। ऐसा करके अंग्रेजों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि ये वर्ग पढ़ा लिखा था, ये सारी चीज़ें समझता था और इसने अपने ज्ञान का प्रयोग करके इस ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ठीक है, इस कारण शिक्षित मध्य वर्ग में कुंठा की भावना आई और जल्दी ही आधुनिक राष्ट्रवाद की तरफ वो मुड़ गया और बाद में उन्होंने भारतीयों को भी इसकी तरफ मोड़ दिया। इसके साथ सेना विलय योजना 1861 ने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों या सेना को क्राउन के अधीन कर दिया। अभी तक जो सेना कंपनी की हुआ करती थी, चूँकि कंपनी का समाप्त हो गया शासन, अब क्राउन का शासन है, तो ये क्राउन के हाथ में चली गई सेना भी। भारत में यूरोपियन सेना को समय समय पर इंग्लैंड का दौरा करना और उसके माध्यम से बेहतर करने की योजना बनाई गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। इसको लिंक्ड बटालियन कहा गया। लिंक्ड बटालियन योजना अगर आपसे पूछे कि क्या था, तो लिंक्ड बटालियन योजना का मतलब था कि भारतीय सैनिक समय समय पर ब्रिटेन जाएंगे और वहाँ से नए नए तकनीकें, नए नए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। तो इस प्रकार से 1857 का एक परिणाम ये भी था विद्रोह का। फिर मैंने बता ही दिया, भारत में यूरोपीय सैनिक जो है उनकी संख्या बढ़ाई गई। भारत में सेना को घटाकर आधा कर दिया गया भारतीय सैनिकों को। सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, कुछ पर्वतीय बटालियन को छोड़कर सबको समाप्त कर दिया गया। सेना और तोपखाना जो है सभी यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। भारतीयों पर अब जो है ना विश्वास नहीं रहा। इसके बाद अंग्रेज भारतीयों को शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखने लगे और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में गैप इस विद्रोह के बाद और बढ़ गया। ऐसा महसूस होने लगा अंग्रेजों को कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना ही उनके हित में है। उनको ये लगने लगा कि हमने भारतीयों को थोड़ा ज़्यादा जो है अपने पास कर लिया, नज़दीक कर लिया और इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा, तो इनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। अगर हमें इन पर शासन करना है तो हम, जैसे वो होता है ना कि मालिक और मित्र, जो मालिक और जो नौकर है, मालिक और नौकर अगर मित्र होंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि तब नौकर मालिक की कई सारी बातों को मानने से मना कर सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा दोस्ताना वाला व्यवहार अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने नौकरों के साथ नहीं कर सकते। तो वैसे ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों से दूरी बना ली, ये मानते हुए कि इनके साथ जितना रहेंगे पास में उतना ये हमें डैमेज कर सकते हैं। नज़दीक आने से भारतीय अंग्रेज़ों के भेदों को जान लेंगे, कमियों को जान लेंगे। अब ये बात तो आपको पता है, जब कोई व्यक्ति हमारे नज़दीक आता है तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो धीरे धीरे हमारी कमियों को जानने लगता है। और जो व्यक्ति आपके जितना क्लोज होगा, जितना नज़दीक होगा, वो आपकी उतनी कमियों को जानेगा। इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमान और सयाने लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति आपके नज़दीक आ जाए तो भी उसको हर बात नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, सारे राज किसी को मत बताइए अपने, क्योंकि कल को यदि वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो गया तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाए जिसको आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, जो आपकी कमज़ोरियों को ज़्यादा नहीं जानता, तो आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
लेकिन जो व्यक्ति आपकी हर एक बात जानता है, एक एक राज जानता है, वो अगर आपके खिलाफ हो जाएगा तो फिर वो आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है ना। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ हो, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें झेली हैं, फील की हैं, कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, भरोसा किया, हमराज बनाया, एक एक बात शेयर की, बहुत ज़्यादा विश्वास रखा। कल को उस व्यक्ति के साथ अगर लड़ाई हो जाए, वो विश्वासघात कर ले, आपके खिलाफ हो जाए, तो बहुत चिंता होती, बहुत टेंशन हो जाता है ना। तो ये भी है कि उन्होंने भारतीयों से दूरी बनाई रखी, एक सतर्कता उन्होंने अपनाई, और इस विद्रोह के बाद वो भारतीयों से दूर हो गए। कुछ सकारात्मक परिणाम भी इस विद्रोह के आपको मिलेंगे। क्या आप सोचोगे कि 1857 के विद्रोह के कुछ सकारात्मक परिणाम भी है क्या? कुछ अच्छा भी हुआ था कि सब गलत हुआ था? तो कुछ अच्छा भी हुआ था हमारी तरफ से। हमारे ही अगर आप देखेंगे कि हमारे दृष्टिकोण से कुछ अच्छा भी हुआ था। अच्छा क्या हुआ? हमारा आत्मबल बढ़ गया। हमें लगने लगा कि इस क्रांति में जो हमने अंग्रेजों को परेशान किया, तो आगे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, है ना। इस जैसे अगर कोई बच्चा यूपीएससी में प्रीलिम्स निकाल ले, मेंस दे, या मेंस निकाल के इंटरव्यू दे और फाइनल सिलेक्शन ना भी हो पाए, भले ही वो फेल कर जाए, तो भी क्या उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा? अगली बार जो बच्चा यूपीएससी दे रहा होगा पहली बार, उससे तो डेफिनेटली उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि मैंने पिछली बार प्रीलिम्स निकाला हुआ है या मेंस निकाला हुआ है, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। तो भले ही भारतीय इस विद्रोह में फेल हो गए, असफल हो गए, पर हमारा कॉन्फिडेंस तो इससे बढ़ा कि हम लोग अंग्रेजों को जो है परेशान कर सकते हैं या अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकते हैं। फिर राजनीतिक रूप से हमको चेतना मिली कि हम लोग राजनीतिक रूप से जागृत हुए, एक संगठन बनाने की कोशिश की गई, एक अखिल भारतीय संगठन बाद में कांग्रेस के रूप में बनाया भी गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भारत में जो एक आलस्य था ना, हमने मान लिया था कि गुलामी हमारी किस्मत में लिखा है, नियति में लिखा है, क्या कर लेंगे मेहनत करके भी। यहाँ हमें एक चीज़ मिली कि हमें उस आलस्य को दूर करने में सहायता मिली कि गुलामी हमारी नियति नहीं है, हम इससे छुटकारा पा सकते हैं और हम आज़ाद हो सकते हैं। मेहनत करें और अगर कोशिश करें तो अंग्रेज़ों को यहाँ से लात मार के भगा सकते हैं। चलिए, तो ये सेशन जो है यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यदि सेशन पुराने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, आने वाले सेशन भी देख लीजिएगा, इसी चैनल पर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। जो भी सेशन आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि फ़ायदे में है, इससे दूसरों को भी लाभ हो सकता है, तो शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप चंचल कुमार सर ऑफिशियल चैनल को टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह मिल जाया करेंगे, और डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन भी वहीं से मिलेंगे। बेल आइकॉन को हिट करेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, अगली बार फिर नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। दिवाली का फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो खूब सारी खुशियाँ मनाइए, एंजॉय कीजिए, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिएगा कि बस चीज़ें जो है छूटे ना हाथ से। चलिए, तो शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।